गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वर्नर सिद्धांत जो है वो किस प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वैलेंसीज के बारे में बताता है और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में एक आउटलाइन हमें देता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझना होगा। फिर आगे ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर हम लोगों ने इनिशियली यहाँ से समझना स्टार्ट किया। तो हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 4 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, हम लोग एक टाइप ये लिख सकते हैं, हम लोग एक टाइप यह लिख सकते हैं, हम लोग एक टाइप यह लिख सकते हैं और एक टाइप हम लोग यह लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये डब्बे किस काम आएंगे। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यह जो ब्रैकेट हम लोगों ने लगाया है, यह ब्रैकेट जो है उसे हम लोग बोलते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है इसको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यह है। कोई भी संकुल यौगिक जो होगा वह टाइपिकल रूप से 4 टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हम लोग अगर इसके एग्जांपल्स कुछ लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं COEN3Cl3, ठीक है। यहाँ पे यह जो इस बड़े ब्रैकेट में जो स्पीसीज हैं ये कंप्लीट एक एंटिटी के रूप में काम करता है, जिसे हम लोग लिखते हैं समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यह जो है यहाँ पे क्या है, काउंटर आयन है। Cl जो है वह क्या है, काउंटर आयन है यहाँ पे। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यहाँ पे यह जो है वह तो है क्या, कॉम्प्लेक्स आयन। कौन, बड़े ब्रैकेट में जो भी चीज़ें होंगी वो, और यह है काउंटर आयन। यानी कि यहाँ पे जो संकुल है वह किस प्रकार का आयन है, वह पॉजिटिव आयन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन है, यह है काउंटर आयन। अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें इस बार सिंपल कैटायन है, ठीक है। यहाँ पे था क्या, कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन। संकुल धनायन था और साधारण ऋणायन था। क्यों, क्योंकि हम लोग किसी भी साल्ट को जब लिखते हैं, किसी भी साल्ट को जब लिखा जाता है तो हम लोग सबसे पहले धनायन का नाम बोलते हैं और उसके बाद ऋणायन का नाम बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो इसी तरह हम लोग जब किसी कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में भी लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा धनायन और उसके बाद आएगा ऋणायन। यहाँ पे जो धनायन है वह कैसा है, संकुल आयन है। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। यहाँ पे है सिंपल कैटायन, यानी कि यहाँ पे जो धनायन है वह बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन। एनायन जो है वह कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम लोग लिखें K4FeCN6, ठीक है। तो हम लोग जब इसका आयनन करेंगे तो ये निकलेगा क्या, 4K प्लस FeCN6 4-। तो ये जो है यह तो है क्या, इस बार कॉम्प्लेक्स एनायन, और यह जो है वो क्या है, सिंपल कैटायन। क्या है ये, काउंटर आयन। काउंटर आयन इस बार क्या है, सिंपल धनायन है। यानी हम लोग ये दूसरा तरीका है जिससे किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
यह एक ऐसा टाइप है जिसमें धनायन और ऋणायन, कैटायन और एनायन जो है वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में होते हैं। जैसे हम लोग लिखें PtNH3 का होल फॉर PtCl4, ठीक है। ये जो कंपाउंड है जब हम लोग इसको आयनन करेंगे इसका तो यह टूटेगा किसमें, प्लस और माइनस में। तो इस बार यह क्या है, कॉम्प्लेक्स कैटायन यानी संकुल धनायन, और यह है कॉम्प्लेक्स एनायन यानी कि संकुल ऋणायन, ठीक है। ऐसा भी होता है कई बार कि यह जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यह एकदम न्यूट्रल स्पीशीज की तरह होता है। जैसे हम लोग बात करें NiCO4, ठीक है। तो यह जो कंपाउंड है इस बार कॉम्प्लेक्स जो है वह कैसा है, न्यूट्रल है। जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वह क्या है, इस बार आयन नहीं है, यह इस बार क्या है, कंपाउंड है। हम लोग इस तरह से 4 टाइप से किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी हमारे पास होगा हम लोग उसे 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे इस चैप्टर में हमें जिस सेक्शन से डील करना है वह है यह, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना उससे हमें डील करना है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल रहे हैं। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है पहले ये समझते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसके अंदर जो भी मेटल और लिगेंड्स होंगे ये मिलकर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सबके बारे में कि ये क्या क्या है, ठीक है। एल रिप्रेजेंट कर रहा है लिगेंड को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लिगेंड, या हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, एन जो है। अब हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वह पॉजिटिव हो या हो सकता है कि यह नेगेटिव हो। तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये प्लस माइनस जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो भी चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग ये स्ट्रक्चर बिल्कुल देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। ये एक प्रारूपिक संरचना है, हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स से इसको देखने की आगे कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन क्या है, जिसको हम लोगों ने लिखा है एम, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन जो है वह एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है, ठीक है। यानी कि एम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यह क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यून है तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, कौन, सेंट्रल मेटल आयन जो है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। इसमें लिगेंड जो है वह अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर
उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए किसी भी मेटल में रिक्त डी कक्षक होने आवश्यक है। तो मेनली ये जो हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल जो है वो क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे हम लोग कुछ स्पीसीज को लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा, ठीक है। तो इसमें ये पार्ट जो है ये क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इसमें जो CO है वो क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, या हम लोग कह सकते हैं केंद्रीय धातु आयन, क्योंकि ये जनरली आयन्स के रूप में होते हैं। तो केंद्रीय धातु आयन है ये, जिसको हम लोगों ने M के रूप में लिखा है। ये धातु आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको लुईस अम्ल कहा जाता है। मेनली ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात की जाए तो यह जो है जिसको हम लोगों ने L लिखा है, L रिप्रेजेंट करता है किसको? लिगेंड को। अब ये लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं। हम लोग इन दोनों को इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के रूप में समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही वे जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून है और ये है इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ठीक है। और अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या बनाते हैं? उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। कौन? लिगेंड। अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो हम लोग इन्हें क्या कहेंगे? हम लोग इन्हें कहेंगे लुईस क्षार। ये क्या है? लुईस क्षार है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो लिगेंड जो हैं वो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि या तो नेगेटिव स्पीसीज होती हैं या ऐसी स्पीसीज होती है जिनके ऊपर लॉन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। लिगेंड का डिटेल क्लासिफिकेशन हम लोग अपने अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके खूब सारे टाइप्स होते हैं। अब तक हम लोग 2 डेफिनेशंस के बारे में बात कर चुके हैं। एक बात कर चुके हैं सेंट्रल मेटल आयन के बारे में, जिसे हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु भी बोलते हैं। एक बात कर चुके हैं हम लोग लिगेंड के बारे में। लिगेंड होते क्या है? लिगेंड इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर CN। CN का सीधा सा मतलब यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अगर लिगेंड जुड़े हुए हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उन्होंने कितने उपसह संयोजक बंध का निर्माण किया है। कितने उपसह संयोजक बंध का निर्माण लिगेंड ने केंद्रीय धातु परमाणु के साथ किया है, वह कहलाती है उनकी समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, या हम लोग इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कई बार ऐसा भी होता है कि समन्वय संख्या जो है वह लिगेंड की संख्या के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि अगर लिगेंड ऐसे हैं जो हर एक लिगेंड एक बॉन्ड बना रहा है तो लिगेंड की संख्या बनाए गए बंध की संख्या के बराबर होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही लिगेंड जो है वो एक से ज़्यादा बंध अगर बनाता है तो उस स्थिति में समन्वय संख्या का मान और लिगेंड की संख्या का मान अलग अलग हो जाता है। लेकिन हमें ये समझना है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड ने जितने बंध बनाए हैं उनकी संख्या क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ पे समन्वय संख्या का मान कितना है? 4, ठीक है। अगर हम लोग लिखें K4FeCN6 तो यहाँ पे CN कितने हैं? 6। हर एक CN कितने बॉन्ड बनाता है? 1।
तो यहाँ पे समन्वय संख्या का मान कितना हो गया 6। हम लोगों ने वर्नर सिद्धांत में ये पढ़ा था कि जो द्वितीय संयोजकता है वह समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े होते हैं, कोई भी लिगेंड हो, उनको हम लोग एक बड़े कोष्टक में लिखते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड दोनों को एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है और उस पार्ट को क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल। इसी का नाम है उपसह संयोजन मंडल, इसी का नाम है उपसह संयोजन एंटिटी, उपसह संयोजन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी इसको बोला जाता है। अगला है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, जिसे हम लोग लिखते हैं समन्वय बहुफलक। क्या होता है, देखिए, जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बना रहा होता है तो जो लिगेंड है वो 3D में किस प्रकार अरेंज होते हैं वह कहलाता है समन्वय बहुफलक। जैसे मान लीजिए हम लोग ये बात करें कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो जैसे कि हम लोग VSEPR थ्योरी में पढ़ते थे कि केंद्रीय धातु के साथ जो भी समूह जुड़ते हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 2 केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो गई, रेखीय। ठीक है, अगर लिगेंड 3 है तो वे इस प्रकार जुड़े हुए रहेंगे। तो यह कैसी हो गई, त्रिकोणीय समतल। ठीक है, स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर लिगेंड 4 हैं तो वे जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ेंगे या केंद्रीय धातु आयन के साथ जब जुड़ेंगे तो वो इस प्रकार जुड़ेंगे। ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये हो गई। ठीक है, अगर ये 5 हैं तो ये जुड़ेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय TBP के रूप में जुड़ेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय के रूप में जुड़ेंगे। अगर लिगेंड की संख्या 6 है तो वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अष्टफलकीय रूप में जुड़ेंगे। इस प्रकार लिगेंड का केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3D मैनर में अरेंज होना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, यानी हम लोग इसे कहते हैं समन्वय बहुफलक। ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो हमें यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे है होमो एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड, इनको हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक संकुल। देखिए क्या होता है, मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ।
देखिए ये जो कंपाउंड है इनमें समन्वय मंडल में जो लिगेंड है वो सारे के सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं। केवल कौन से लिगेंड है इस कंपाउंड में, CN- लिगेंड है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में भी केवल EN लिगेंड है। तो वे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें समन्वय मंडल में जो लिगेंड है वो एक समान है यानी एक जैसे हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक संकुल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर कोई ऐसे कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स आयन है जिनमें लिगेंड जो है वो एक से ज़्यादा प्रकार के हैं, यहाँ पे देखो एक लिगेंड है एमीन और एक लिगेंड है Cl- क्लोरिडो। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक लिगेंड है NH3 और एक लिगेंड है H2O एक्वा। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड हो गए, तो इन कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये होते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस थी जिनको हम लोगों को यहाँ पे समझना ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे अभी बताएं। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग कुछ चीज़ों को जब काम में ले रहे होंगे तो फिर आगे ये बातें समझ में नहीं आएंगी, और इस चैप्टर को पढ़ने से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग लिगेंड और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।